नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। मध्य प्रदेश का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और आपके कोई से भी एग्जाम हो यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर से बनते हैं। तो गाइस इसी को ध्यान में रखते हुए हम मध्य प्रदेश इतिहास का जो फर्स्ट वीडियो रह गई है, इसके बाद में आपको 100 से 200 एमसीक्यूज वाले पार्ट दे देंगे ताकि आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए और जितने भी क्वेश्चन बने वो पूरे वहाँ से आपके कवर हो जाए। इस वीडियो में हम डिटेल्ड में देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश का पूरा एक साल का करंट अफेयर मिल जाएगा चैनल पर, नीचे प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए, अगर मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या एसआई की कर रहे हैं, दोनों पर आपको पूरे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। गाइस ये जो डिस्काउंट मिल रहा है ये इन सभी एग्जाम के लिए मिल रहा है और ये डिस्काउंट का लाभ आप ये कूपन कोड दे रखे हैं आपको, इन कूपन कोड की मदद से आपको मिल जाएगा। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, जहाँ से आप जाकर डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास को कितने किन किन टॉपिकों के बारे में हम बताने वाले हैं आपको कि किन किन टॉपिकों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश की, साथ ही उसके बाद में पाषाण एवं ताम्रकाल देखेंगे। उसके बाद में प्राचीन काल से रिलेटेड फैक्ट आपको बताई जाएगी, साथ ही शुंग और कुषाण वंश, फिर मध्यकाल, उसके बाद में मुगल और बाद में आपको लास्ट में आधुनिक काल स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था उसके बारे में चीज़ें बताई जाएंगी। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन सभी टॉपिकों से आपके एग्जाम में आते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहले जो टॉपिक है हमारा उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों में प्रागैतिहासिक सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। अब ये कहाँ कहाँ मिले, कौन कौन से मिले, कुछ चीज़ें आपको बताते हैं जो आपकी एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से पूछी जाती हैं। आदिम प्रजातियां नदियों के कांठे और गिरी कंदराओं में रहती थी। कहाँ पर रहती थी आदिम प्रजाति, कहाँ पर रहती थी? पीएससी में डायरेक्टली यहाँ से यही क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाता है, इतने डीपली पीएससी में पूछे जाते हैं। और जंगली पशुओं में सिंह, भैंसे, हाथी और सरीसृप आदि प्रमुख थे, तो ये ध्यान रखिएगा। और कुछ स्थानों पर हिप्पोपोटेमस के अवशेष भी मिले हैं, तो ये मध्य प्रदेश में मिले। प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश, वो ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और शिकार के लिए निकोले पत्थर और हड्डियों के हथियारों का प्रयोग भी करते थे। तो प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश में जो जगह से आदिम प्रजाति जो थी, ये शिकार के लिए नुकीले पत्थर और हड्डियों के हथियारों का प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा फैक्ट को। साथ ही मध्य प्रदेश के भोपाल और इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ जो एरिया है रायसेन का, छनेरा, नेमावर और मोजावाड़ी, महेश्वर, देहगांव, बरखेड़ा, हंडिया, कौरा, सिगनपुर, आदमगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मंदसौर तथा सागर, इसके स्थान अनेक स्थानों पर इनके रहने के प्रमाण भी मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आदिम प्रजातियां थी प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश की, तो ये जो है यहाँ पर ये स्थान इनके यहाँ पर रहने के प्रमाण मिले हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और इस काल में मानव ने अपनी कलात्मक अभिरुचियों की भी अभिव्यक्ति की है। साथ ही होशंगाबाद के निकट की गुलो और भोपाल के निकट की भीम बेटिका की कंदराव तथा सागर के निकट पहाड़ियों से प्राप्त शैलचित्र के जो मिले हैं, इसके प्रमाण भी हमें मिले हैं। ये जो शैलचित्र है मंदसौर की सिवना नदी, आपको पता होगा मंदसौर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सिवना नदी के किनारे की पहाड़ियाँ नरसिंहगढ़, रायसेन, आदमगढ़, पन्ना, रीवा, रायगढ़ और अंबिकापुर की कंदराओं में भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आपको बता दें ये रायगढ़ और अंबिकापुर जो हैं ये छत्तीसगढ़ में हैं, बट उस टाइम पर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर ये भी मध्य प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। कुछ यूरोपीय विद्वानों ने इस राज्य का पूर्व, मध्य और सूक्ष्ममी काल ईसा से 4000 वर्ष पूर्व का माना है। दूसरी ओर डॉक्टर साकलिया इस सभ्यता को ईसा से यहाँ पर 1,50,000 वर्ष पूर्व की मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में। ताम्र एवं जो कि पाषाण एवं ताम्रकाल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा की समकालीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसके मुख्य केंद्र महेश्वर, नागदा, कामदा, वरखेड़ा, एरन आदि माने जाते हैं। और इन स्थानों में खुदाई करके धातुओं के बर्तन, औजार, मृदुभांड आदि मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा
ये जो आपकी खुदाई हुई है यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकालीन सभ्यता का विकास हुआ था मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। और इसमें खुदाई जब की गई थी तब धातुओं के बर्तन, औजार, मृद भांडू आदि जो है चीज़ें मिली थी। तो ध्यान रखिएगा, ताम्र एवं पाषाण काल की यहाँ पर बात की गई है। तो और बालाघाट एवं जबलपुर जिलों के कुछ भागों में ताम्रकालीन औजार मिले थे। क्लियर है, नोट डाउन आप करते चलिएगा। बात करें प्राचीन काल की, देखिए यहाँ पर जो फैक्ट हमको बता रहे हैं वो आपके सिलेक्टेड फैक्ट है। पूरा डिटेल्ड अगर आप चाहते हैं तो करंट अफेयर की, और करंट अफेयर भी आपको मिलेगा साथ ही। पूरा अगर आप डिटेल्ड चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हमें डिटेल्ड वीडियो आपके लिए ला कर देंगे। साथ ही एमसीक्यूज वाले वीडियो तो ये पूरे डिटेल्ड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में एमसीक्यूज हम लगाएंगे जिससे आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। प्राचीन भारत के, देखिए प्राचीन काल में बात करते हैं, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित था, जिसकी राजधानी महिष्मती व उज्जैनी थी। ये तो आप सभी को अच्छे से पता है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिरोहा तहसील में रूपनाथ गांव जो था उसकी एक चट्टान पर अशोक का शिलालेख अंकित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश जबलपुर जिले की सिरोहा तहसील थी और यहाँ पर रूपनाथ जो गांव है जो कि आपका पड़ता है, यहाँ पर एक चट्टान थी जिस पर अशोक का अभिलेख अंकित था। और मध्य प्रदेश के उज्जैनी, निमाड़, सांची जो कि रायसेन में आता है, बरहुत जो कि सतना में आता है, इसमें अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, अशोक ने कहाँ कहाँ स्तूपों का निर्माण करवाया था ये भी आपसे पूछ लीजिएगा। उज्जैन, निमाड़, सांची, बरहुत, ध्यान रखिएगा। काफ़ी आईएमपी है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सम्राट अशोक ने रूपनाथ यानी जबलपुर, पवाया, बेसनगर, एरन जो कि सागर में है आदि स्थानों पर स्तंभ स्थापित कराए। देखिए यहाँ पर जो है स्तूपों का निर्माण करवाया है उज्जैन, निमाड़, सांची, बरहुत में। साथ ही जो स्तंभ जो स्थापित कराए गए ये रूपनाथ, जबलपुर, पवाया, बेसनगर, एरन इन स्थानों पर स्तंभ स्थापित किए गए। कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो। भारत में 320 से 510 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन रहा है। क्लियर है। और इस वंश के सम्राट थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और इन्होंने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है। आयुब की यहाँ तक आपका पूरा एक एक फैक्ट आपको अच्छे से बता रहे हैं, बिल्कुल भी आराम से पूरी चीज़ें आपको क्लियर कर रहे हैं। आयुब के आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और देखिए गुप्त वंश के अंत के बाद मध्य प्रदेश पर अनेक छोटी बड़ी शक्तियों ने शासन किया है। तो ये किया है गुप्त वंश के अंत के बाद, ध्यान रखिएगा। बात करें अब शुंग एवं कुषाण वंश की, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण वंश रहा है मध्य प्रदेश का, क्योंकि इसने भी कई दिनों तक जो है शासन किया है। तो ध्यान रखिएगा, मौर्यों के पतन के बाद और शुंग वंश जो है, शुंग मगध के जो है शासन हुए थे। ध्यान रखिएगा, मौर्यों के बाद यही आया था शुंग। और सम्राट जो थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने विदिशा में थे और इनके पूर्वजों को अशोक पाटलिपुत्र ले गए थे। उन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखिएगा, अग्निमित्र महाकौशल मालवा अनूप विंध्य से लेकर विदर्भ का राज्यपाल था। तो अग्निमित्र जो था ये था महाकौशल मालवा अनूप यानी विंध्य से लेकर विदर्भ का राज्यपाल। सातवाहनों ने भी त्रिपुरी, विदिशा, अनूप आदि अपने अधीन किए। और गौतमी पुत्र सातकर्णी की मुद्राएं होशंगाबाद, जबलपुर, रायगढ़ आदि में मिली। नोट डाउन कर लीजिएगा, गौतमी पुत्र जो था सातकर्णी, इसकी मुद्राएं कहाँ पर मिली? तो होशंगाबाद, जबलपुर, रायगढ़ इन स्थानों पर इसकी मुद्राएं मिली। सातवाहनों ने ईसा पूर्व की दूसरी सदी से 100 ईस्वी तक शासन किया था। इसके अलावा कुषाण काल की कुछ प्रतिमाएं जबलपुर से भी प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कुषाण काल की प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई है। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, जबलपुर इसका सही जवाब रहेगा। और छक क्षत्रप रुद्रदमन प्रथम ने सातवाहनों को हराकर दूसरी शताब्दी में पश्चिमी मध्य प्रदेश जीत लिया था। तो ये किसने जीता था? शक क्षत्रप रुद्रदमन प्रथम ने जीता था। सातवाहनों को इन्होंने हराया था। दूसरी शताब्दी में पश्चिमी मध्य प्रदेश को अपने नाम इन्होंने कर लिया था। वहीं उत्तरी मध्य भारत में नागवंश की विभिन्न शाखाओं ने कांतिपुर, पद्मावती और विदिशा में अपने राज्य स्थापित किए थे। नागवंश 9 शताब्दियों तक विदिशा में शासन करता रहा।
तो देखिए यहाँ पर देखिए नागवंश जो है ये कितनी शताब्दियों तक इसने जो है विदिशा में शासन किया, तो ये 9 शताब्दियों तक किया, या फिर 9 शताब्दियों तक किस वंश ने विदिशा में शासन किया, तो नागवंश। या फिर नागवंश ने 9 शताब्दियों तक किस स्थान में शासन किया, तो ना विदिशा। देखिए क्वेश्चन तो जो है 4-5 तरीकों से पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछ लिया जाता है, इसलिए फैक्ट आप क्लियर रखिएगा, आपका डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए, पूरा आप क्लियर रखिएगा चीज़ों, ताकि आप कोई सा भी क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले आप आसानी से जवाब उसका दे पाए। शकों के संघर्ष हो जाने के बाद में, शकों से संघर्ष हो जाने के बाद में वे विंध्य प्रदेश चले गए। वहाँ उन्होंने किलकिला राज्य की स्थापना कर नागावध को अपनी राजधानी बनाया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। नागवंश 9 शताब्दी तक विदिशा में शासन करता रहा और शकों से संघर्ष हो जाने के बाद में वो विंध्य प्रदेश चले गए थे। वहाँ उन्होंने किलकिला राज्य की स्थापना कर नागावध को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है त्रिपुरु और आसपास के क्षेत्र में बोधो वंश ने अपनी राज्य का स्थापित किया और आटविक राजाओं ने बैतूल में, व्याघ्रराज ने बस्तर में तथा महेंद्र ने भी बस्तर में अपने राज्य स्थापित किए। 4वीं शताब्दी में गुप्तों के उत्कर्षण के पूर्व विंध्य शक्ति के नेतृत्व में वाकाटकों ने मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर भी शासन किया। राजा प्रवरसेन ने बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक अपना आधिपत्य जमाया। साथ ही छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट आदि में वाकाटकों के कई ताम्रपत्र भी मिले हैं, नोट डाउन करिएगा। बात करते हैं अब हम मध्यकाल के बारे में। देखिए मध्यकाल इतिहास जो है, मध्यकालीन इतिहास के प्रारंभ में मध्य प्रदेश में अनेक छोटे बड़े राज्य थे, जिनमें से अधिकांश पर राजपूतों का शासन था, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश के मालवा में परमारों का, साथ ही विंध्य प्रदेश में चंदेलों तथा महाकौशल में कलचुरियों का शासन था। ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को, मध्यकाल में जो ये शासन रहा है, तो मालवा क्षेत्र में परमारों का शासन था, विंध्य में चंदेल जहाँ पर खजुराहो से संबंधित है, देखिए ध्यान रखिएगा। और आपका जो महाकौशल क्षेत्र है जबलपुर वाला, उसमें कलचुरियों का शासन था। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में राजा भोज का महत्वपूर्ण स्थान है, उन्होंने भोपाल नगर की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट काफ़ी IMP आपके लिए। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में किस राजा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये राजा भोज का है, और भोपाल नगर की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। 11वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। यहाँ पर देखिए सन दे रखे 1019, इसमें महमूद गजनी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा को पराजित कर दिया। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि देखिए यहाँ पर जो है किस सन में मोहम्मद गजनी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जब ग्वालियर पर 1019 में किसने आक्रमण किया था, ये कई टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखिए इनको पराजित कर दिया था। इसके बाद सन 1197 में मोहम्मद गोरी ने भी ग्वालियर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी ने आक्रमण करने के बाद में मोहम्मद गोरी ने जो आक्रमण किया वो 1197 में किया ग्वालियर पर, वह इसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। आपके जी लिए जो पॉइंट निकल कर आ रहे हैं मोस्ट IMP लेवल के, ध्यान रखिएगा, यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंदेरी व रायसेन पर अधिकार कर लिया। तो बाबर ने किया था 1526, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंदेरी व रायसेन इन 3 जगहों पर शासन जो है अपना अधिकार कर लिया था। और मध्य प्रदेश के इतिहास में 17वीं शताब्दी में मराठों का उदय हुआ, ध्यान रखिएगा, जिसमें पेशवा बाजीराव जो थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों को अपने अधिकार में इन्होंने ले लिया था। तो पेशवा बाजीराव काफ़ी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए मराठाओं में, ध्यान रखिएगा इनके बारे में, इनसे क्वेश्चन में बनते हैं। और देखिए पेशवा जो है ये बाजीराव, अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव को 1818 में पराजित किया था, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आते हैं वो आए हैं मुगल काल। अब देखिए मुगल काल के बारे में हम आपको बताएं तो मराठों के उत्कर्ष और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ मध्य प्रदेश में इतिहास का नया युग प्रारंभ हुआ था। पेशवा बाजीराव ने उत्तर भारत की विजय योजना का प्रारंभ किया और विंध्य प्रदेश में चंपत राय ने औरंगजेब की प्रतिक्रियावादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। तो विंध्य प्रदेश में किसने छेड़ा था, चंपत राय ने छेड़ा था औरंगजेब के खिलाफ।
ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और चंपत राय के पुत्र थे छत्रसाल। तो जो है छत्रसाल ने इसे आगे बढ़ाया और उन्होंने विंध्य प्रदेश तथा उत्तरी मध्य भारत के कई क्षेत्रों में वहाँ कौशल के सागर आदि जीत लिए थे। और मुगल सूबेदार था बंगस। इनसे टक्कर होने पर उन्होंने पेशवा बाजीराव को सहायतार्थ बुलाया व फिर दोनों ने मिलकर बंगस को पराजित किया। इस युद्ध में बंगस को स्त्री का वेश धारण कर भागना पड़ा था, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद छत्र जो साल था जो कि चंपत राय का पुत्र था, तो इसके बाद छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपना तृतीय पुत्र मानकर सागर, दामोह, जबलपुर, धमोहनी, शाहगढ़ और खिमलासा और गुना, ग्वालियर के कई क्षेत्र प्रदान कर लिए थे। तो ये फैक्ट काफ़ी मोस्ट आईएमपी है, ध्यान रखिएगा। जो है छत्रसाल ने किसे अपना पुत्र तृतीय पुत्र मानकर ये जो क्षेत्र है उसके अधीन कर दिए थे। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकता है, तो इस फैक्ट को आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। पेशवा ने सागर, दमोह में गोविंद खेर को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, ये भी नोट डाउन करिएगा। पेशवा ने सागर, दमोह, गोविंद खेर में को अपना जो है प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था और उसने बालाजी गोविंद का जो है अपना कार्यकारी बनाया। जबलपुर में बीसाजी गोविंद की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट है आपके मंडला जो है गढ़मंडला के गोंड राजा नरहरि शाह का राज्य था और मराठों के जो है साथ संघर्ष में आबा साहब मोरो व बापूजी नारायण ने उसे हराया। कालांतर में पेशवा ने रघुजी भोसले को ईदर का क्षेत्र दे दिया। भोसले के पास पहले से नागपुर का क्षेत्र था। यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं टिक सकी। अंग्रेज सारे देश में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगे हुए थे। मराठों के आंतरिक कलह से उन्हें हस्तक्षेप का अवसर भी मिल चुका था। सन 1818 में पेशवा को हराकर उन्होंने जबलपुर, सागर क्षेत्र रघुजी भोसले से छीन लिया था। तो ये आप ध्यान रखिए। देखिए सन 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग था उस टाइम पर। इसने नागपुर के उत्तराधिकारी के मामले में हस्तक्षेप किया और अप्पा साहब को हराकर नागपुर व नर्मदा के उत्तर का सारा क्षेत्र मराठों से छीन लिया और उनके द्वारा इसमें निजाम का बरार क्षेत्र भी शामिल किया गया। सहायक संधि के बहाने बरार को वे पहले ही हत्या चुके थे और इस प्रकार अंग्रेजों ने मध्य प्रांत व बरार को मिला जुला प्रांत बना लिया था। साथ ही जो कि महाराजा था छत्रसाल, इनकी मृत्यु के बाद विंध्य प्रदेश पन्ना, रीवा, बीजावर, जयगढ़, नागौद आदि छोटे छोटे रियासतों में बंट गया था। अंग्रेजों ने उन्हें कमज़ोर करने के लिए आपस में लड़ाइयाँ और संधियाँ की ताकि वो जो है कमज़ोर हो सके, तो उन्हें कमज़ोर करने के लिए किया और अलग अलग संधियों के माध्यम से इन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में लिया गया था। और सन 1722-23 की बात है, इसमें पेशवा बाजीराव ने मालवा पर हमला कर लूटा था। 1722-23 में पेशवा बाजीराव ने। राजा गिरधर बहादुर नागर थे। तो बहादुर नागर उस समय मालवा का सूबेदार था। उसने मराठों के आक्रमण का सामना किया। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह मराठों के पक्ष में थे, ध्यान रखिएगा। और पेशवा के भाई चिमनाजी अप्पा ने गिरधर बहादुर और उसके भाई दया बहादुर के विरुद्ध मालवा में कई अभियान भी किए थे। सारंगपुर के युद्ध में मराठों ने गिरधर बहादुर को हराया था। वहीं मालवा का क्षेत्र उदासी, पंवार, मल्हार राव होलकर के बीच बंट गया था। बुरहानपुर से लेकर ग्वालियर तक का भाग पेशवा ने सरदार सिंधिया को प्रदान किया था। इसके साथ ही सिंधिया ने उज्जैन, मंदसौर का क्षेत्र भी अपने अधीन किया था। गैस यहाँ पर देखिए बात करते हैं अब 1731 के अंतिम रूप से मालवा मराठों के 3 प्रमुख सरदार थे, पंवार, दार एवं देवास, होलकर पश्चिम निमाड़ से रामपुर भानपुर तक और सिंधिया बुरहानपुर, खंडवा, टिमरनी, हरदा, उज्जैन, मंदसौर और ग्वालियर के अधीन हो गया था। भोपाल पर भी मराठों की नज़र थी और हैदराबाद के निजाम ने मराठों को रोकने की योजना बनाई, लेकिन पेशवा बाजीराव ने शीघ्रता की और भोपाल जा पहुंचा तथा सीहोर, होशंगाबाद का क्षेत्र उसने अपने अधीन कर लिया। सन 1737 में भोपाल के युद्ध में उसने निजाम को हराया और युद्ध के उपरांत दोनों की संधियां हुई। निजाम ने नर्मदा चंबल क्षेत्र के बीच
के सारे क्षेत्र पर मराठों का आधिपत्य मान लिया। रायसेन में मराठों ने एक मजबूत किले का भी निर्माण किया था। और मराठों के प्रभाव के बाद एक अफगान जो सरदार थे दोस्त मोहम्मद खान, इन्होंने भोपाल में स्वतंत्र नवाबी की स्थापना की। तो ये फैक्ट आपके लिए कई आईएमपी है, कई बार पूछे जा चुका है। मराठों के प्रभाव के बाद एक अफगान सरदार थे दोस्त मोहम्मद खान, भोपाल में स्वतंत्र नवाबी की स्थापना इनके द्वारा ही की गई। और बाद में बेगमों का शासन अब आने पर उन्होंने अंग्रेजों से संधि की और भोपाल अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। अंग्रेजों ने मराठों के साथ पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे युद्ध में क्रमशः पेशवा, होलकर, सिंधिया और भोसले को परास्त किया। तो अंग्रेजों ने मराठों के साथ मिलकर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे युद्ध में क्रमशः पेशवा, होलकर, सिंधिया और भोसले को परास्त किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के काल में मराठा संघ में फूट पड़ी और अंग्रेजों ने उसका लाभ उठाया। तो ये चीज़ें कुछ हुई थी उस टाइम पर। अंग्रेजों ने सिंधिया से पूर्वी निमाड़, हरदा, टिमरनी छीन लिया और मध्य प्रांत में मिला लिया। अंग्रेजों ने होलकर को भी सीमित कर दिया और मध्य भारत में छोटे छोटे राजाओं को, जो मराठों के अधीनस्थ सामंत थे, राजा मान लिया। मध्य भारत में सेंट्रल इंडिया एजेंसी स्थापित की गई। ध्यान रखिएगा, मध्य भारत में कौन सी कंपनी स्थापित की गई, तो ये सेंट्रल इंडिया एजेंसी जो थी ये स्थापित की गई। मालवा कई रियासतों में बढ़ गया और इन रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु महू, नीमच, आगर साथ ही बेरागढ़ आदि में सैनिक छावनियां स्थापित की गई। बात करते हैं आधुनिक काल यानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो देखिए, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में भी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राज्य में भी अंग्रेजों के खिलाफ अनेक विद्रोह हुए, जिनमें नागपुर का विद्रोह प्रमुख है। और इस समय नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले थे, जिनमें से अंग्रेजों ने इनके राज्य में कई क्षेत्र हासिल करने की कोशिश भी की थी। जिसके बाद अप्पाजी ने अरबी सैनिकों की सहायता से मुल्ताई, जो कि बैतूल में पड़ता है, इसके समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसमें अप्पाजी को परास्त होकर भागना पड़ा। मध्य प्रदेश के दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर नमक सत्याग्रह में योगदान दिया। जबलपुर में सेठ गोविंददास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की अगुवाई में नमक सत्याग्रह का आरंभ किया गया। 1930 में राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह आंदोलन में सेठ गोविंददास, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र तथा विष्णु दयाल भार्गव को गिरफ्तार कर लिया गया व उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। सन 1931 में स्त्री देवादल की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को कि 1931 में स्त्री देवादल की स्थापना की गई। 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना की गई, जिसने किसानों व मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और मध्य भारत की सभी रियासतों को मिलकर मध्य भारत राज्य का गठन किया गया। वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। 1 नवंबर 2000 को इसका विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। तो गाइस यहाँ पर देखिए, जो भी चीज़ें थी वो मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड या प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश, प्राचीन काल, मुगल काल, मध्यकाल, जितने भी थे पूरे हमने डिटेल के साथ डिस्कस नहीं किए हैं। इनको वन लाइनर के फॉर्म में जो आईएमपी थी वो चीज़ें आपको बताइए और ऐसी चीज़ें बताइए, स्टोरी आपको बनाकर बताइए ताकि आपको आसानी से याद ये हो सके। अगर अब भी कुछ डाउट है तो एक बार और वीडियो देखिएगा, पूरी स्टोरी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, तो आपको कुछ भी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं होगी। गाइस ये जो रहेगा ये आपका वन लाइनर का था, पूरा डिटेल्ड हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स मिलेगा कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जो वन लाइनर का आपको मिल चुका है और 100 जो MCQs रहेंगे, 100 MCQ हम आई थिंक हम सोच रहे हैं कि 100 दो वीडियो बना दी जाए, यानी 100 क्वेश्चन के 2 वीडियो बना दिए जाए। 200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे MCQs के, जहाँ पर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।
आज के स्टूडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।